बच्चों देखिए स्टार्ट करें टॉपिक को। हम लोग जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे का हम लोग आज पार्ट करेंगे। देखिए आज हम लोग का पहला क्लास है जिसमें हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और ऐसे हर सब्जेक्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ सब्जेक्ट का ऑनलाइन में भी क्लास है, 1-2 चैप्टर बाकी है, वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे, चिंता मत करिए। और इसके साथ साथ हम लोग पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहली बार हम लोग इकोनॉमिक्स का, बात नहीं बाबू, 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर आपके सामने होगा, खोल लीजिए ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों, आप लोग के पास भी पेपर है ही। इकोनॉमिक्स 2020 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सीयू सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स 2020 पीडीएफ भेज दिए, देखिए पीडीएफ खोलिए, सब कराएंगे। 20 भी होगा इसमें, देखिए ठीक से, 17, 18, 19, 20। स्क्रॉल करो बाबा, यस स्क्रॉल करो बाबा, 17, 18, 19, 20 सब मिलेगा। खोलो पीडीएफ, स्क्रॉल करिए। 20 का पेपर भी एक पीडीएफ सारा भेजा हुआ है, ठीक है बच्चों। देखिए तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कोई नहीं है, अच्छा ठीक। देखिए पेपर भेज दिए। इकोनॉमिक्स का एक खराबी है, पढ़ने में बहुत इजी लगता है। पेपर जब सॉल्व करेंगे तो देख के दिमाग पूरा बाउंसर जाने लगेगा। पेपर इसका पढ़ने में आपको बहुत इजी लगेगा, पेपर इसके इतने इजी नहीं आते। तो सेमेस्टर 1 का जब आप एग्जाम देंगे, अच्छा सेमेस्टर 1 का एग्जाम कब देंगे तो आपको हम कल भी बताए थे और आपको आज भी बता दे रहे। देखिए एग्जाम आप लोग का 20 फरवरी एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट है। तो एडमिट कार्ड जिस दिन डाउनलोड का डेट होता है ना, उससे 7 दिन का बफरिंग टाइम होता है। 7 दिन आप प्लस कर दिए, 7 से 8 दिन। आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 27-28 फरवरी तक होगा। बात समझे, मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर मार्च के लास्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, समझ रहे ना। सॉरी फेब के लास्ट वीक में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम। मार्च के फर्स्ट तक नहीं जाएगा, फेब के लास्ट में ही खत्म कर देगा लोग। एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट दिया ना 20 तारीख को, तो समझ लीजिए ना आपका 23, 24, 25, 26 किसी भी दिन आपका एग्जाम का रूटीन पढ़ सकता है। मतलब आपको मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेट, वो जो चार्ट आया ना सीयू का वेबसाइट में, आपके कॉलेज के ग्रुप में भी आएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट कौन सा था, वो 30 तारीख से जो 7 तारीख तक का डेट है, 7 है ना, 30 तारीख से 7 तारीख तक का डेट प्लीज मत भूलिएगा। हम बार बार बोल रहे, देखिए कैमरा में भी बोल रहे, आप लोग को ऑफलाइन भी बोल रहे, 30 तारीख से 7 तारीख तक फॉर्म फिलअप होगा। एक भी दिन लेट मत करिएगा, अगर एक भी दिन लेट हो जाएगा फिर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। समझ के सारे बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाइएगा। फॉर्म फिलअप नहीं होगा ना तो फिर दुनिया का कोई ताकत आपको एग्जाम नहीं दिला सकता। कॉलेज वाला का पावर नहीं होता है, ये पूरा सीयू के पास है। फॉर्म फिलअप सीयू को डायरेक्टली करना पड़ता है, समझे बच्चों। तो जो भी फॉर्म फिलअप आप करेंगे वो किसके पास करेंगे बताइए, सीयू के पास। किसके पास बताइए, सीयू के पास। समझ रहे हो ना, किसके पास करेंगे बोलिए, सीयू के पास आपको करना पड़ेगा। समझ गए सारे बच्चे। अब हम लोग टॉपिक को, तो वो डेट मिस मत कर। 30 तारीख को चेकलिस्ट आएगा ना, 30 तारीख को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। पहला फॉर्म फिलअप खुद कर लीजिएगा, पहला फॉर्म फिलअप आप ही लोग करिएगा, लेट एकदम मत करिएगा। क्योंकि क्यों लेट करेंगे, अच्छा फॉर्म फिलअप के टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, फीस एक तो होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। तो फीस अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस, कोई 345 रुपया, कोई 350 रुपया, मतलब मैक्स टू मैक्स जहां तक हमको नॉलेज है 500 रुपया पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। 500 रुपया तक आपको सीयू एग्जाम का लेता है, समझ रहे हो बाबू, 500 रुपया लगभग आपका लगेगा। समझ गए सारा बात। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। तो आज का पेपर आज हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले 2020, आज 2020 करने वाले हैं। बट आपका एग्जाम का पैटर्न 20 वाला नहीं होगा, आपका एग्जाम का पैटर्न होगा सीयू 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। 20 वाला आपका एग्जाम का पैटर्न नहीं होगा, आपका पैटर्न 19 वाला आएगा। 19 का पैटर्न क्या है, एक सीयू का पैटर्न है 1x10 और 2x15, ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है, याद रखिएगा। 1x10, 2x15, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 10, 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15। तो आपका पैटर्न यही है, समझ गए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को। देखिए समझ रहे हो ना, अब आ जाओ। देखिए तो अब हम लोग पेपर को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, अब देखो आप सोचेंगे आप उसमें तो आंसर दिया, तो हम सॉल्व क्या करेंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे, बताएंगे क्यों ऐसे आंसर आया, क्या आया, उसमें गलत हुआ तो उसको रेक्टिफाई कराएंगे, बस समझे। तो चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। पीडीएफ आप लोग सभी के पास होगा, ठीक है ना। पीडीएफ आप लोग सभी के, इसका बॉक्स हो देखे तो ठीक है, ये बात देखिए, पीडीएफ आप लोग सभी के पास होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 2020 सीयू 2020 रेडी हो ना भाई, ठीक है ना। समझ गए। 20 का पेपर और 21 का पेपर जो था वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो 20 का और 21 का पैटर्न में आप लोग का पेपर नहीं आएगा, आप लोग का पैटर्न आएगा 19 का पेपर में। 19 का जो पैटर्न है ना वही पैटर्न है। 20 और 21 का क्वेश्चन पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, तैयारी करना है।
लेकिन पैटर्न अगर देखना होगा ना कि कैसा मेरा पेपर आएगा, पैटर्न देखना दरकारी नहीं, आपको तो हम रटा पैटर्न ही रटा दिए। 1x10, 2x15 इकोनॉमिक्स में 1 घंटा का टाइम मिलेगा। 1 घंटा, कितना घंटा? 1। और जब रूटीन आएगा आप देख लीजिएगा, पहला पेपर इकोनॉमिक्स ही होगा। पहला पेपर क्या होगा? इकोनॉमिक्स। पहला एग्जाम इकोनॉमिक्स का ही होता है, और इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही घुमा फिरा के पेपर रहता है। आप अगर ये सोचेंगे कि जाके हलवा पे लो बाबू लो खा लो, नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल। अभी सॉल्व करेंगे आपको समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। बहुत बातचीत हो गया, सारा काम का बात बता दिया, समझ गया ना? तो वो कौन सा डेट मत भूलिएगा, 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपका जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। उससे एक भी दिन लेट मत करना। लेट क्यों करोगे? पहला दिन में ही फॉर्म फिलअप कर देना। वो सब चीज में रिस्क नहीं, समझ रहे ना? ट्यूशन एक दिन एब्सेंट करिएगा चलेगा, लेकिन फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा बाबू पहले, क्योंकि एग्जाम ही फॉर्म ही नहीं फिलअप करेंगे तो एग्जाम देके क्या होगा? पढ़ाई कैसे करेंगे? चलिए रेडी। पहला क्वेश्चन पूछा था 2020 का ग्रुप ए में, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन विल बी पैरेलल इफ। बोला बजट लाइन में शिफ्ट होगा अगर, अगर क्या? तो बजट लाइन में शिफ्ट कब होगा भाई? जब आपका इनकम में चेंज होगा, प्राइस रेशियो सेम है, इनकम में चेंज होगा तो उस केस में बजट लाइन आपका शिफ्ट होगा। इनकम में आपका चेंज होगा तो आपका बजट लाइन में क्या होगा? वो शिफ्ट। पहला आंसर सही है। आप लोगों को क्या करना होगा, हर दिन, जैसे आज ये पेपर कराए, अब अगला दिन जब आप इको में आएंगे तो ये वाला पेपर याद करके आएंगे। आपका यही होमवर्क है। ऐसे करके आने वाला 1 महीना में पूरा सारा पेपर आपको हम याद करा देंगे, सॉल्व करा देंगे, बस समझिए ना, प्रैक्टिस करा देंगे। फिर नाइट रिवीजन होगा, फिर स्लीपिंग कैप्सूल लिखते होंगे आप स्टूडेंट्स लगाते, और सेम 5 का सेम 3 का होता है। एग्जाम से पहला रात, जैसे कि आज एग्जाम है, उससे 1 दिन पहले रात में पूरा जितना MCQ है सब 1.5 घंटा में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बात समझे ना? 1 से 1.5 घंटा में लाइव क्लास, स्लीपिंग कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल? स्लीपिंग। सोते सोते खाते रहो, सोते सोते खाते रहो। पहले जैसे आज एग्जाम है तो कल एग्जाम है, तो आज आप पूरा पढ़ लिए दिन भर पढ़ने के बाद रात को 9 बजे के बाद स्लीपिंग कैप्सूल मिलेगा। क्या मिलेगा? स्लीपिंग कैप्सूल। कल सुबह उठेंगे, जाके एग्जाम में बढ़ जाएंगे, देखते सुनते सुनते एग्जाम दे देंगे। MCQ में बहुत बेनिफिट है। चलिए दूसरा पॉइंट है, इफ 2 कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बोला अगर 2 सामान सब्स्टिट्यूट हुआ तो बताइए इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? 2 सामान अगर सब्स्टिट्यूट हुआ तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा? तो क्वेश्चन को समझना होगा। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? जब एक के बदले दूसरा यूज कर पाते, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो इजी। जब 2 सामान एक के बदले दूसरा यूज कर सकते उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। अगर 2 सामान सब्स्टिट्यूट होगा तो इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होगा बताइए? नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन। नेगेटिवली स्लोप क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ लीनियर डिमांड कर्व इज। बोला डिमांड कर्व के, लीनियर डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पर, मतलब डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी कितना होता है? तो डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी आपका यूनिटरी होता है। यूनिटरी मतलब 1। जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व आप ड्रॉ करेंगे, उसके पढ़ाई थे ना, उसके बीच वाला पॉइंट पर इलास्टिसिटी का वैल्यू कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? उसके बाद व्हेन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर राइजेस MP विल बी। एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो रिलेशनशिप क्या होता है? कोई भी चीज का एवरेज और मार्जिनल में क्या रिलेशन होता है बोलिए तो? जब AP बढ़ेगा तो MP भी बढ़ेगा, जब AP घटेगा तो MP भी घटेगा। AP बढ़ेगा तो MP भी बढ़ेगा, पर ज्यादा कौन बढ़ेगा? MP। जब AP घटेगा तो MP भी घटेगा, ज्यादा कौन घटेगा? MP। और जब AP मैक्सिमम होगा तो AP और MP क्या हो गया? सेम। ये रिलेशन पढ़े थे ना? तो ये रिलेशन क्या है? कोई भी चीज का एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन ऐसे ही होता है, चाहे वो AC हो, MC हो, कुछ भी हो। तो याद रखिएगा, when कोई भी चीज का एवरेज rises, marginal also rises, but marginal is greater than average. When average falls, marginal also falls. लेकिन ज्यादा कौन गिरेगा? marginal. और जब एवरेज मैक्सिमम होगा तो एवरेज और मार्जिनल दोनों क्या होगा? सेम। तो यहाँ पे पूछा कि जब एवरेज बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो MP विल बी ग्रेटर देन AP। तो जब आप अगले दिन आओगे ना तो हम आपसे पूछेंगे कैसे? हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप डायरेक्ट आंसर हमको दीजिएगा, ऑप्शन मत मांगिएगा कि ऑप्शन दीजिए नहीं। एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा, हम आपको क्लास में ऑप्शन नहीं देंगे। हम आपको इतना MCQ करा देंगे, इस तरह से MCQ याद करा देंगे कि आप क्वेश्चन देखते समय आपका माइंड में डायरेक्ट आंसर हिट करे, उसके बाद ऑप्शन में खोजिएगा कि ये ऑप्शन में है कि नहीं है। बात समझे? तो हम क्लास में जब आपसे अगला दिन पूछेंगे तो ऑप्शन नहीं देंगे आपको, ठीक है ना? डायरेक्ट। क्या बाबू? डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे, आप डायरेक्ट आंसर दोगे। और प्लीज याद करके आएगा, अगर जो याद नहीं करके आइएगा उसके बाद वाला क्लास में आपको बैठने नहीं देंगे। बात समझे ना? क्योंकि पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं, पढ़ाई करना होगा भाई। एग्जाम सामने आ गया, आप 1 महीना तो पढ़ना होगा। अब तो नोटिस भी आ गया एग्जाम का। अब आइए प्राइस इलास्टिसिटी। तो इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलोन इंक्रीजेस। बोला अगर कोई सामान महंगा होगा तो बताइए कंज्यूमर सरप्लस पे क्या इफेक्ट होगा? पहले तो ये जानना होगा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। रिवीजन कर रहे तो पूरा स्टार्टिंग से बता रहे आपको। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है भाइयों बहनों, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। जितना आप देने के लिए रेडी थे माइनस जितना आपको देना पड़ रहा। हमने क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि आप आइसक्रीम खाने के लिए गए, आप 100 रुपया लेके गए, 10 रुपया में आपको 9 रुपया में आपका आइसक्रीम मिल गया। कोचिंग का बुक में सम्स भी है। तो आप
पक्का कंज्यूमर सरप्लस हो गया। कंज्यूमर सरप्लस कब होगा? जब जितना सोचे थे उससे सस्ता सामान मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन बोला कि अगर सामान महंगा हो गया तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? तो अगर सामान महंगा होगा तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। किसी को बोलिएगा मत, कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? क्या होगा जी? बोलिए ना। यस यस यस। क्या बाबू? यस यस यस। द शेप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज, एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो समझिए बंगाल यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का फेवरेट है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का फेवरेट है। क्या फेवरेट है भाई? कैलकाटा यूनिवर्सिटी का फेवरेट है कि अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट का शेप कैसा होता है, बोलिएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऑलमोस्ट हर ईयर का पेपर में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, और अभी इंटरनल एग्जाम होने वाला है, किसी न किसी कॉलेज के एग्जाम का पेपर में भी दिख जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ एएफसी? तो रेक्टेंगुलर हाइपर, रेक्टेंगुलर हाइपर, रेक्टेंगुलर हाइपर, क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रखिएगा, समझ के याद करेंगे ना तो फायदा होगा एग्जाम। आप सोचोगे डायरेक्ट बस सरेक्टा मार लेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाइएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर घुमा के रखा, देखो 5 साल का पेपर सॉल्व कराएंगे, पांचों देखिएगा अलग टाइप का है, लेकिन समझे हुए हैं तो आंसर हो जाएगा। अब आइए, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बात नहीं, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा होता है? तो कुछ दिन पहले आप लोग का बैच में पढ़ाए थे, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, अपवर्ड राइजिंग। कोई बच्चा बोला आप लोग में से, अपवर्ड राइजिंग होता है, मतलब कि पॉजिटिवली स्लो। आंसर होगा पॉजिटिवली स्लो। अच्छा, शट डाउन पॉइंट क्या होगा? ये भी कुछ दिन पहले ही पढ़ाए थे। देखिए फिर से बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को बोलते हैं शट डाउन। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट इज नोन एज ब्रेक इवन, एंड द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज शट डाउन। तो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पूछेगा तो आंसर बोलिएगा ब्रेक इवन। एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पूछेगा तो ब्रेक इवन बोलिएगा, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पूछेगा तो क्या बोलिएगा? शट डाउन। क्या बोलिएगा? शट डाउन। क्या बोलिएगा? शट डाउन। जिनके पास मिशन एमसीक्यू बुक होगा उसके पीछे में भी ईयरली पेपर होगा, बस समझे ना, बट उसमें बहुत सारा आंसर भूल भाल दिया हुआ है, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। समझ गया? देखिए यहाँ पे क्या, प्राइस इक्वल टू मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इधर आपसे ये, आपको जाकर के ये लाइन याद करना है, आपको ज्यादा अलग नहीं करना, आपको मेरे साथ ही चलना है। अकाउंट्स का पेपर सॉल्व कराएंगे, स्टैट्स का पेपर सॉल्व कराएंगे, जो कराएंगे बस उतना ही आपको करते हैं, आपको उससे ज्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं। बात समझे ना? अच्छा से आज इको कराए, आपका होमवर्क क्या है भाई? आज दिन भर बैठ के इको याद कर लेना है। कल परसों मान लीजिए लॉ कराए, लॉ आपका होमवर्क क्या रहेगा भाई? लॉ को याद कर लेना है। उसके बाद मान लीजिए पोम कराए, आपका होमवर्क है भाई पोम को याद करना। आप मेरे साथ चलिए ना, आपको अलग करना भी नहीं होगा। अब आइए, कौन सा ये वाला समझाए बाबू? ओके, जब आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, जब आपका बिजनेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा, मतलब आपका अवस्था इतना खराब है बिजनेस का कि आप रॉ मटेरियल का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में आप बिजनेस बाबा बंद ही कर दीजिए। जैसे आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, अब मान लीजिए आपको हम जीरोक्स का खर्चा नहीं निकाल पा रहे, तो उस केस में अपना बिजनेस क्या कर देंगे? बंद। तो जब आपका बिजनेस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक रिकवर नहीं कर सकेगा, तो उस केस में शट डाउन पॉइंट। क्या बाबू? शट डाउन पॉइंट। क्या बाबू? शट डाउन पॉइंट। क्या बाबू? शट डाउन पॉइंट। उसके बाद आइए, लास्ट पॉइंट अगला है, लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसा सिचुएशन होता है? तो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होता है बताइए? नॉर्मल। बोलिए ना, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अच्छा, ये सब लास्ट चैप्टर से ही पढ़ाया था आपको। प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू में कैसा रिलेशन है? प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू में कुछ ऐसा रिलेशन है, AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस परफेक्ट, मैं बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में तीनों क्या होगा बाबू? सेम। तीनों क्या होगा? सेम। क्या होगा? देखिए, अब चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में देखिए क्या बोला है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ बजट लाइन इज गिवन बाय 5x + 7y = 64, द स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी। जाओ बाबा, ऐसा तो कुछ किए ही नहीं हम लोग, ये कैसा क्वेश्चन आ गया? भाई और बहनों, ये देखने में हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, ये देखने में हार्ड नहीं। आपको बोला है कि स्लोप क्या होगा बजट लाइन का, तो भाई और बहनों बजट लाइन का जब स्लोप हम लोग निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ एक्स, बस समझ रहे ना, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। एक्स का प्राइस को वाई का प्राइस से डिवाइड करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो सर यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही है ही नहीं लिखा हुआ है। इक्वेशन में देखिए 5x मतलब x का वैल्यू कितना 5 और 7y, y का वैल्यू कितना 7,
तो आंसर हो गया 5/7। 5/7। सर माइनस कहां से आ गया? आपको याद है डिमांड का रिलेशन क्या होता है? नेगेटिव, इसीलिए आंसर होगा -5/7। देखिए इतना इजी था। बच्चे लोग इसको देख के एकदम इक्वेशन सॉल्व, इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू। अरे बाबा इतना काहे मैथ्स लगा रहे हो? सिंपल ये इकोनॉमिक्स से खाली दिमाग लगाना हो, दिमाग से खेल रहा आपका। आपको हम पहले ही बोले थे ना, पेपर जब पढ़ा आपने बहुत इजी लगा होगा, बट इकोनॉमिक्स का पेपर उतना इजी नहीं है। 5x + 7y। अगर आपको कभी भी स्लोप निकालने बोलेगा कुछ मत करिएगा, प्राइस ऑफ x बाई प्राइस ऑफ y। x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 7, 5/7 आंसर देखिए है उसमें 5/7। माइनस में क्यों सर? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन होता है। बोलिए हाँ कि नहीं? हो गया कंप्लीट। ये आप लोग बताना, 2 नंबर हम आपको समझाते हैं, आप लोग बताना। कॉन्सेप्चुअल है। मेट्रो फेयर इन कोलकाता सडनली इंक्रीज बाय 25%। मेट्रो का भाड़ा 25% से बढ़ गया है। व्हाट विल हैपन टू द डिमांड कर्व फॉर राइडिंग इन अ बस? समझाना होगा, खाली रटने से नहीं होगा। मेट्रो का भाड़ा 25% से बढ़ गया। भाइयों बहनों, अगर मेट्रो का भाड़ा बढ़ गया है तो आदमी, मेट्रो का भाड़ा बढ़ गया है, आपको हम क्या पढ़ाए थे याद है? सब्स्टिट्यूट होने इसके कारण। तो जब एक सामान महंगा होगा, अगर 7 अप महंगा हो जाएगा तो लोग क्या पिएंगे? स्प्राइट। तो कॉमन सेंस से सोचिए, हम मेट्रो से आप कॉलेज जाते थे, मेट्रो का भाड़ा बढ़ गया, अभी आप क्या करेंगे? आप बस से जाएंगे, बस को चूज करेंगे अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो, और अगर ऑप्शन नहीं है तो अलग बात है। तो मेट्रो का भाड़ा अगर बढ़ जाएगा तो बस का डिमांड बढ़ जाएगा। बस का डिमांड बढ़ जाएगा तो बस का डिमांड कर्व कहां शिफ्ट करेगा? राइट में। देखिए ऑप्शन में है, और डिमांड घटने से लेफ्ट में जाएगा, इट विल शिफ्ट टू राइट। समझे कि नहीं समझे? देखिए आंसर दिया हुआ तो है बुक में, आंसर आया कैसे वो आपको समझाते हैं। अब पूरा पुराना चीज रिवीजन में जा रहा है। सबसे अच्छा तो 3 नंबर क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा सम्स दे दिया। बच्चों लोग सोचा कि सम्स होगा, मार कैलकुलेटर पेंसिल निकाल लिया। लास्ट में पूछा क्या है? बोला कि बताइए मार्जिनल यूटिलिटी का शेप क्या होता है? तो आपको पढ़ाई थे, मार्जिनल यूटिलिटी का शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल। जो नंबर दिया उसका कोई यूज है? तो सर क्यों दिया? आपको कंफ्यूज करने के लिए। अभी आप आराम से कर लोगे, लेकिन आपको समझा दिए तो आप कर लोगे, लेकिन एग्जाम में अगर पहली बार देखते ना, आप बोलते बाबा का दे दिस था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अरे पगला कर दे रहा। क्या कर दे रहा? पगला। और पहला एग्जाम इकोनॉमिक्स से, पहला एग्जाम तो भाई खराब नहीं ही होना चाहिए। कोई एग्जाम खराब नहीं होगा, लेकिन पहला एग्जाम में तो एकदम पूरा 40 में 40 सही होगा। इकोनॉमिक्स 40 में 40 इकोनॉमिक्स में सही होना पड़ेगा, अगर आप पढ़ के समझ के सारा वीडियो देख के जाइएगा तो। बात समझे? और ये सब जो रिकॉर्डिंग वीडियोस जो इसका है, एमसीक्यू कैप्सूल वाला वीडियोस है, ये सब वीडियो हो गया आपका क्विक रिवीजन। इसको आप क्या करेंगे? जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अभी तो क्लास ही कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम से 5 दिन पहले, 7 दिन पहले सारा पेपर का वीडियो समझते जाएंगे, फिर पेपर करते जाएंगे। स्पेशली इकोनॉमिक्स में तो करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट बार बार भूल जाओगे आप, तो ये देख देख के यहाँ से हेल्प होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अगला पेपर में आइए। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, पढ़ाए थे, ये सबको पता है। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, पर क्यों होता है ये भी पढ़ाए थे। क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। देखना बुक में भी लिखा हुआ है कि कन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि एमआरएस क्या होता है? डिमिनिशिंग। तो सर ये एमआरएस क्या होता है, थोड़ा ये भी बता देते तो अच्छा रहता। एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर ये भी क्या होता है वो भी बता देते तो अच्छा रहता। एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये बताता है कि जब आप एक सामान ज्यादा यूज करिएगा तो दूसरा सामान आप कम यूज करिएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शोज हाउ मच यू सैक्रिफाइस वन कमोडिटी फॉर अनदर कमोडिटी। किसी एक को पाने के लिए दूसरा को खोना पड़ता है। और ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो को बोलते हैं MRS। क्या बोलते हैं बाबू? MRS। क्या बोलते हैं बाबू? MRS। क्या बोलते हैं बाबू? MRS। क्या बोलते हैं? MRS। MRS। MRS का फॉर्म क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट नहीं, सब्स्टिट्यूशन। और ये बताता है कि एक सामान को खोने के लिए रेडी है, दूसरा को पाने के लिए, पर कितना रेशियो में, किस रेशियो में? समझ रहे ना? उस रेशियो को बोलते हैं हम लोग एमआरएस, क्योंकि रिसोर्सेज तो आर लिमिटेड। उसके बाद आंसर समझ गया ना? हम अगला दिन कैसे पूछेंगे आपको? हम ऐसे बोलेंगे कि बताइए इंडिफरेंस, हम हिंदी में ही बोलेंगे, बोलेंगे बताइए इंडिफरेंस कब कन्वेक्स होता है, क्यों? तब तुरंत बोलिएगा डिक्रीजिंग एमआरएस। आंसर याद करके आना है, मतलब याद करके आना है। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बार बार बोल रहे आपको, याद करके आना है, मतलब आना है। जिस भी दिन इकोनॉमिक्स का रूटीन पड़ेगा आप उसका इंतजार मत करिए, आप आज ही याद कर लीजिए। जिस दिन जैसे हम आपको रूटीन देंगे, टुमारोज रूटीन इकोनॉमिक्स पेपर सॉल्व, तो आप ये वाला समझिए कि भाई अगला पेपर सॉल्व हो तो पिछला वाला हम एक बार रिवीजन मार लीजिए, आज याद कर लीजिए। आने जिस दिन क्लास पड़ेगा उससे एक दिन पहले आके रिवीजन मार लीजिएगा। और अब नहीं तो कब आपका सेंटर में भी हेल्प हो जाएगा, मतलब जो इंटरनल होने वाला उसमें भी हेल्प हो जाएगा, बोर्ड्स में भी हेल्प हो जाएगा। चलिए अगला है, इन एन इकोनॉमी विद द टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, दो कमोडिटी एक्स और वाई। बोला मनी इनकम था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 10, प्राइस ऑफ एक्स 12, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ वाई?
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दिया हुआ है, प्राइस ऑफ एक्स दिया हुआ है और प्राइस ऑफ वाई दिया हुआ है। वाई सॉरी बोला कि बताइए वाई का प्राइस कितना होगा। तो भाइयों और बहनों इसको ये एक सम्स है, क्या है बाबू, सम्स। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैमरा को घुमाना पड़ेगा, रुकिए। सो गाइस देखिए आपको ये सम्स कैसे सॉल्व होगा। तो ये सम्स ना आपको याद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, देखिएगा बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई। अच्छा एक बार बताइए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स दिया हुआ कितना दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 4 और प्राइस ऑफ एक्स 12 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई निकालना है। बचपन का मैथ्स भूलना जाना रे, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस। बचपन का मैथ्स और बचपन का प्यार को आप कभी सीरियस लिए ही नहीं, इसीलिए 10 आते आते ब्रेकअप हो गया। देखिए 4 प्राइस वाई इक्वल टू 12 इंटू 10 कितना होगा 120, 119। बाप रे, यही तो बोले सीरियस नहीं लेने का हालत देख रहे हो। 120 बाई 4 आंसर कितना होगा 30। देखिए बुक में 30 है, ठीक है बुक में 30 है। आप कोचिंग का बुक लेके आया करना है, इससे क्या होगा ना बाद में उसको उतार पाओगे, कुछ भी उतारना होगा तो ऐसे याद नहीं रहेगा इतना। आप लोग बस समझे, और आपको जैसे बोले जितना एमसीक्यू पीडीएफ है ना सब जीरोक्स करा लीजिएगा, तो पढ़ने में आपको सुविधा होगा। पढ़ने में आपको क्या होगा, सुविधा, समझे ना। 4 रुपया 5 रुपया करके पड़ेगा, सब जीरोक्स करा लीजिएगा, इससे क्या होगा आपको पढ़ने में सुविधा होगा, समझे। उतार लिए क्या, मन में उतार लेना, इतना गजनी हो क्या, उतार लीजिए, कॉपी में भी लिख लीजिए। देखिए गजनी के बाद एग्जाम टाइम भूल जाओ तो सब गजनी तेरे नाम याद आएगा। उतार लीजिए, उतार लीजिए, आप उतार लीजिए। अब मजाक में बोले कि गजनी हो, आप उतार लीजिए। तो किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, आप एक चीज देखिए, आप खुद सोचो। जैसे ये सब चीज पढ़ा हुआ सब है हम लोग का, लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर अचानक से एग्जाम में आप देखते तो नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि दिमाग में आपका हिट नहीं करता कि करना क्या है, इसीलिए पेपर सॉल्व करवाया जाता है। तो भाई जिस सब्जेक्ट का पेपर आप सॉल्व कर लोगे उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, जिसका पेपर नहीं सॉल्व करिएगा उसका एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा आपको। कि पेपर सॉल्व करने से ना सुविधा होता है एग्जाम देने में। जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से सारे पेपर कर लोगे तो सारा वही क्वेश्चन सब आएंगे। चलिए तो बाबू अगला क्वेश्चन। 1-2 बच्चे बहुत बात कर रहे हैं आप लोग में, तो आपको अगर घर जाने का मन है तो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे भीड़ ज्यादा हो गया बैच में। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, एक्सपेंशन पैथ विद द लोकस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज नोन एज। देखिए बोला प्रोडक्शन का कर्व जो होता है वो कहां शिफ्ट करेगा, तो एक्सपेंशन पैथ कहां शिफ्ट करेगा, जब आइसोकॉस का लोकेशन शिफ्ट करेगा। क्या शिफ्ट करेगा बाबू, लोकेशन। व्हेन द लोकस ऑफ व्हेन द आइसोकॉस लाइन शिफ्ट पैरेलली, आइसोकॉस शिफ्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम भी नया बनेगा, सिंपल पॉइंट है। अगला पॉइंट ये देखिए, अगर गवर्नमेंट इंपोजेस अ सेल्स टैक्स ऑन सेलर, ये इंटरेस्टिंग है। अगर सरकार सेल्स टैक्स लगाया तो डिमांड सप्लाई कंडीशन अगर नॉर्मल है मान लीजिए, तो टैक्स से पहले का क्या सिचुएशन है कंपेयर टू प्री टैक्स सिचुएशन क्या होगा, मतलब पहले टैक्स से पहले क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन है। अगर सरकार टैक्स लगा दिया सेल्स टैक्स, तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए सेल्स टैक्स लगाने से प्राइस पेड बाय बायर विल राइज। आप खुद सोचिए, टैक्स लग गया तो कोई भी सामान जो हम लोग खरीद रहे उसका दाम हम लोग के लिए बढ़ जाएगा, मतलब बायर के लिए बढ़ जाएगा। और सेलर का क्या लॉस होगा बताइए, प्राइस रिसीव बाय सेलर विल फॉल। बायर ज्यादा पैसा देगा लेकिन सेलर को कम मिलेगा, ये कैसा बात हुआ, एक्सीलेंट, क्योंकि टैक्स पे कर रहे, टैक्स कौन ले लेगा, गवर्नमेंट ले ले। और द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्रोडक्शन भी धीरे धीरे घटने लगेगा। क्या घटने लगेगा, जब प्रॉफिट में जब हमको पैसा कम मिलेगा, प्रॉफिट मेरा कम होगा तो मेरा इंटरेस्ट खत्म होने में, दूर बाबा नहीं बेचेंगे, हटो क्या बेचेंगे। जब सरकारी पैसा ले रहा तो आदमी का इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसका देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विल बी एज फॉलोज। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरा लंबा चौड़ा चार्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, टीसी दिया हुआ है। बोला एमसी निकालिए, एसी निकालिए 5th यूनिट पे। एसी निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, टीसी बाई क्यू। तो टीसी 5th यूनिट पे टीसी बाई क्यू कैसे निकालेगा, 45/5। टोटल कॉस्ट कितना है 45, और क्वांटिटी कितना है 5, 45/5 कितना होगा 9। तो ये क्या हो गया, एसी हो गया। एसी निकालने मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीसी बाई क्यू। तो टोटल कॉस्ट कितना है 5th यूनिट पे, 5th यूनिट पे टोटल कॉस्ट है 45, और यूनिट कितना है 5, तो एक पीस का कितना होगा 9, 45/5 कितना होगा 9। बोलिए हाँ कि नहीं। एसी निकालने का फॉर्मूला क्या था, टीसी बाई क्यू। लिख लीजिए कॉपी में, जहां भी कॉपी निकाल के रखी हो तो, या बुक है तो बुक के बगल में लिख लीजिए टीसी बाई क्यू। टीसी कितना 45, क्वांटिटी कितना 5, आंसर क्या होगा 9। ये हो गया एसी का आंसर। अब एमसी का आंसर, एमसी का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे याद है किसी को, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट 5 यूनिट पे 45 है, 4th यूनिट पे कितना था 35, तो चेंज कितना हुआ 10,
अब क्वांटिटी कितना था 4, अभी कितना हो गया 5, चेंज कितना हुआ 1, 10 बाई 1 कितना होगा 10, हाँ कि नहीं बोलिए। तो आंसर होगा इसका एसी का आंसर होगा 9, एमसी का आंसर होगा 10। देखिए है ऑप्शन में है 10 और 9। क्वेश्चन में था एमसी और एसी निकालिए, तो एमसी का आंसर 10 और एसी का आंसर 9। एमसी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू, और एसी का फॉर्मूला अप्लाई करिएगा डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। एसी का फॉर्मूला समझे क्या हुआ, टीसी बाई क्यू, और एमसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीसी बाई डेल्टा क्यू। ये इजी था इसलिए इसको बताया नहीं बोर्ड पे। देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम का कंडीशन है प्राइस इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल है। अगला वाला क्वेश्चन में दिया है, ये याद करना होगा आपको। इक्वेशन दिया हुआ है, समझे बाबू, द इक्वेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द कॉमोडिटी फर्म इज गिवन। लंबा चौड़ा इक्वेशन, जा बाबा ऐसा क्वेश्चन तो कभी किए नहीं जीवन में। एमसी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 5q प्लस 10, वेयर q रेफर्स टू यूनिट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। बोला q का मतलब क्वांटिटी है। द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज 5 यूनिट। बोला इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन कितना है 5। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है 5, तो बोला बताइए इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा। तो देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस दोनों तो सेम होगा। तो यहां पर एमसी का इक्वेशन दिया हुआ है। एमसी का इक्वेशन क्या दिया हुआ बताइए, 3q स्क्वायर प्लस 5q प्लस 10, 3q स्क्वायर प्लस 5q प्लस क्या बाबू 10। अब कुछ सोचिए 3q स्क्वायर प्लस 5q प्लस क्या दिया बाबू 10, और यहाँ पे ना क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है, क्वांटिटी का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो जहां जहां q है वहां पे 5 बैठाइए, 5 का स्क्वायर 5q, q का जगह पे 5 और 10। वो इक्वेशन में ना जहां जहां q है वहां वहां 5 बैठा के आंसर निकाल दीजिए। देखिए 110 आएगा आंसर। देखिए 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 इंटू 5 10, 25 इंटू 3 कितना हो गया बताइए 75, 75 और 25 कितना हो गया 100, 100 और 10 कितना हो गया 110, 110 आंसर होगा। इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें q का वैल्यू दिया हुआ है 5, बैठा दीजिए, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आया 110 आया। तो मार्जिनल कॉस्ट जितना होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट का प्राइस क्या होगा सेम, तो मार्जिनल कॉस्ट आया 110, प्राइस भी कितना होगा 110। कुछ नहीं, इक्वेशन दिया हुआ ना क्वेश्चन में, उसमें पुट करिए ना 5, जहां जहां q है वहां 5 बैठा के सॉल्व कर दीजिए बस। जहां जहां q है वहां 5 बैठा के सॉल्व करिए। q स्क्वायर के जगह पे 5 स्क्वायर, q के जगह पे 5, और लास्ट वाला में तो डायरेक्टली 10 ही है। आंसर कितना होगा 110। आप खुद पेपर देख लीजिए कि अगर आप पढ़ा हुआ सब है, लेकिन अगर इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो अचानक से आप ये सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा। कितना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन नहीं लेकिन कितना घुमा फिरा के दिया हुआ है। अब आइए, हो गया सबका, आगे बढ़े। क्या करोगे बोलो, एमसी का इक्वेशन दिया हुआ है, एमसी का इक्वेशन में क्यू का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। सर क्यू का वैल्यू, अरे बाबा क्यू का वैल्यू 5 है ना, तो जहां जहां क्यू है वहां 5 बैठा दीजिए, हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5q, जो भी आप क्यू के जगह पे 5 बैठा दीजिएगा। देखिए अगला में चलिए 11 में, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पर कौन सा रिलेशन सही है। एवरेज कॉस्ट जब अपना मिनिमम पॉइंट पे होगा तो एसी और एमसी सेम होगा, लेकिन एमसी का जो वैल्यू होगा वो एवीसी से ज्यादा होगा। देखिए राइट वाला, एसी इक्वल टू एमसी बट ग्रेटर देन एवीसी, है ना। अच्छा टीएफसी पढ़ाई थे, बोला टीएफसी के बारे में कौन सा बात सही है। टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, बोला कौन सा बात सही नहीं है, इनकरेक्ट है। टीएफसी फिक्स होता है, हाँ होता है, पढ़ाए थे ना। टीएफसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, हाँ होता है, कुछ दिन पहले ही पढ़े थे। टीएफसी इंप्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अफेक्ट टीएफसी, जितना वेरिएबल इनपुट लगाइएगा टीएफसी प्रभावित होगा क्या नहीं। टीएफसी को फर्क नहीं पड़ता बच्चों, आप लोग 50 बच्चे क्लास में बैठो चाहे 500 बच्चे बैठो, क्लास में फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो मेरा रेंट है वो बाड़ी वाला को उससे फर्क नहीं पड़ता। बाड़ी वाला का बोलने का हक है, उसका हक नहीं, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता कितना बच्चे आ रहे हैं। टीएफसी इज द टोटल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म इन यूजेस ऑफ फिक्स फैक्टर। इसमें ना तीनों सही है, किसको छोड़ के बताइए, सी वाला को छोड़ के। तो आप जब याद करने बैठेंगे तो तीनों सही वाला याद करेंगे, गलत वाला नहीं। कौन वाला याद करेंगे, सही वाला। सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व विल प्रोड्यूस व्हेन द सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अगर सप्लाई कर्व परफेक्ट, अच्छा बोला सप्लाई कर्व में अगर कोई चेंज नहीं हुआ और डिमांड बढ़ गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे। आपको याद है हम क्या पढ़ाए थे कि अगर कोई सामान महंगा होता है, अगर कोई सामान का सप्लाई सेम है और डिमांड बढ़ जाएगा तो कंपटीशन किस में होगा, बायर में। और कंपटीशन अगर बायर में होगा फायदा किसको होगा, सेलर को। प्राइस क्या हो जाएगा, महंगा, सामान क्या हो जाएगा, महंगा। देखिए आंसर है, आंसर क्या होगा बताइए, राइज इन प्राइस विद अनचेंज क्वांटिटी, सामान महंगा हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ जाएगा ना तो सामान क्या हो जाएगा बाबू, महंगा। एलएसी कर्व का दूसरा नाम क्या पढ़ाए थे, इन्वेलप कर्व। क्या नाम है बाबू, इन्वेलप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और लास्ट क्वेश्चन देखिए,
व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइजेस बाय 10%, कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 2000 यूनिट टू 1900 यूनिट, व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोला इनकम जो है वो 10% से बढ़ गया है और उसका डिमांड जो है 2000 से 1900 हो गया, तो बोला बताइए इनकम इलास्टिसिटी कितना होगा। देखिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। कुछ चीज़ ऐसा है ना जो करके ही दिखाने से आप बेटर समझ पाइएगा। फिर से कैमरा घुमाना पड़ेगा। रेडी एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। देखिए इनकम इलास्टिसिटी निकालने बोला है, तो इनकम इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे। कैमरा में ये आ रहा है जो लिख रहे देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सॉरी यहाँ पे इनकम है तो क्या बाबू, इनकम। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है दिया हुआ है तो उसमें 10%, या इनकम में कितना चेंज हुआ 10%। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। क्वेश्चन ने बोला ना कि इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, बोला ना बाबू। तो डिमांड में क्या इफेक्ट होगा, बोला है क्वेश्चन में कि डिमांड 2000 से 1900 हो गया, तो चेंज कितना हुआ है 100। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, तो इट विल कम टू कितना आएगा बताइए। नहीं 100 बाय 2000 इंटू 100 आएगा 5%। कितना परसेंट आएगा 5, यहाँ पे बढ़ा दीजिए 5%, आंसर आएगा 0.5। तो भैया 0.5 तो ठीक है, माइनस कहां से आ गया। भाइयों और बहनों इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है ना, तो ये रिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसीलिए आंसर माइनस में दिया हुआ। बोलिए हाँ कि नहीं, रीजन समझे। फिर से एक बार, इनकम 10% से बढ़ा और डिमांड 2000 से 1900 हो गया। इनकम 10% से बढ़ा ना, तो इनकम नीचे में कितना बढ़ा दी 10, तो डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो डिमांड 2000 था अभी 1900 हो गया, कितना से कम हो गया 100। 100 को परसेंटेज में करना, 100 डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू कितना था 2000 इंटू 100, चेंज परसेंटेज चेंज कितना 5%। 5 बाई 10% कितना आएगा 0.5, लेकिन माइनस में। किसमें बाबू, किसमें बाबू, हो गया क्या। उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको, खत्म, पेपर खत्म। थैंक यू गाइस।